आलोका अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है दोस्तों। आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो लिया है जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं मंथ में 20 से 25 वीडियो आपके लिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर बना करके लेकर के आता हूं। कोशिश तो ये करता हूं कि मैं प्रतिदिन न्यूनतम एक वीडियो आपके लिए लेके आऊं, लेकिन वो शायद अन्य व्यस्तताओं की वजह से संभव नहीं हो पा रहा है। फिर भी जितना मैं प्रयास आपके लिए कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। चलिए आज का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं, वो है टारगेट किलिंग इन जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों आप जानते हैं जम्मू और कश्मीर एक सेंसिटिव बिंदु हमेशा रहा है और जिसे हमारे भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी हैं, उनकी कुछ भावनात्मक गलतियों की वजह से जम्मू कश्मीर एक बड़ी समस्या के रूप में भारत को परेशान करता रहा। जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की गलती की वजह से पीओके के रूप में पाकिस्तान के पास में है, और जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जिसे हम लद्दाख भी कह सकते हैं, चाइना के पास है। हिंदू भारत चीनी भाई भाई के उस स्लोगन की वजह से हमें देना पड़ा। तो आज का बिंदु जम्मू कश्मीर में है जो टारगेट किलिंग को लेकर के है। इसलिए मैंने ये बात आपको बताई कि जम्मू कश्मीर की जो समस्या है वो समस्या आज की नहीं है। ये समस्या वैसे तो 1947 की भी नहीं है, ये समस्या पिछले 600 साल से 1000 साल के मध्य की है, जिसमें धीरे धीरे जम्मू कश्मीर में जनसांख्यिकी परिवर्तन किया गया और हिंदू जो 99-100% हिंदू हुआ करते थे आज के 500 साल पहले, आज वो जम्मू कश्मीर में माइनॉरिटी तो ना कहें, क्योंकि माइनॉरिटी स्टेटस नेशनल लेवल पे मिलता है, बट अगर राज्य लेवल पर माइनॉरिटी मिलता होता तो हिंदू वहाँ माइनॉरिटी स्टेटस पर है। और उसके बाद 1990-91-92 में जो जम्मू कश्मीर में होता है 90 में, उसको लेकर के जब वहाँ की मेजॉरिटी यानी मुस्लिम बहुल जनता ने हिंदुओं के साथ अत्याचार किए, वहाँ की बहनों के साथ रेप किए, उनको बीच से चीर डाला, आरे से भी चीर डाला, उससे भी मन नहीं भरा तो मस्जिदों से नारे लगाए। वो राफिब गालिब क्या करते हैं उर्दू में, मैं वो नारा मुझे याद नहीं है, यानी कुल मिला के जो माइक से ऐलान किया गया कि अपनी प्रॉपर्टी और अपनी पत्नी और बीबियों बहनों को छोड़कर यहाँ से चले जाए। वो उनकी औरत भी, हमारी बहन भी उनकी रखेल है। मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है। जब्र किया, इस देश का मीडिया सोता रहा, इस देश में सुप्रीम कोर्ट सोता रहा। कहा गया था उस समय सुप्रीम कोर्ट, क्या न्याय किया सर्वोच्च न्यायालय ने? मुझे आज तक कोई न्याय नहीं दिखता। जिन लोगों ने अपराध किया था वो बच्चे, आज तक उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है। यासीन मलिक पर जो मुकदमा और सजा हुई है वो टेरर फंडिंग को लेके हुई है। जम्मू कश्मीर में जो उसने वायुसेना सेना पर हमला किया, हमारे अधिकारियों को मारा, हमारे जवानों को मारा, हिंदू बहनों को का रेप किया, हत्या किया, उस पर तो अभी उसके ऊपर मुकदमा तक नहीं चल रहा। एक भी व्यक्ति पर मुकदमा नहीं किया। गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हुआ। आप इस बात को ना समझ में ना आ रहा हो तो विवेक अग्निहोत्री जी की फिल्म आई है द कश्मीर फाइल्स, आप उसमें देख सकते हैं। लेकिन 370 को कमजोर करने के बाद या लगभग हटाने के बाद और जम्मू कश्मीर के सारे नेताओं को जो आतंकवादी गतिविधियों में डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिप्त थे, या तो वो खुद करते थे या उसका समर्थन करते थे, वो जब जेल के अंदर थे तो जम्मू एंड कश्मीर यानी कश्मीर का वो हिस्सा काफ़ी तरीके से शांत रहा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से, भारत के लोगों के दबाव की वजह से उन नेताओं को फिर से जैसे ही बाहर निकाला गया, महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जैसे लोगों का, जिसमें फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग या मुफ्ती जैसे लोग बयान देते हैं, या इस बयान देने के लिए कि 370 हटने के बाद में भी जम्मू कश्मीर में कोई परिवर्तन नहीं आया। देखिए हत्याएं तो जारी है। फारूक अब्दुल्ला ने साथ आज ही बयान दिया है कि वहाँ सब मारे जाएंगे। अब वो क्या कहना चाहते हैं? सब में सारे मुसलमान भी मारे जाएंगे या केवल सारे हिंदू मारे जाएंगे जो वहाँ रह रहे हैं? इस तरह की धमकियाँ जम्मू कश्मीर की स्थिति को बहुत खराब कर रही हैं। और उसमें एक इस समय जो 90s में चला था टारगेट किलिंग हिंदूज का, वो दोबारा टारगेट किलिंग दोबारा प्रारंभ की गई है। अभी कल ही एक हमारी हिंदू बहन की हत्या की गई है, शायद आज एक सुबह भी किसी व्यक्ति को मारा गया है। उसकी जानकारी मेरे पास बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं है, इसलिए मैं उसको अभी शामिल नहीं कर रहा। और उस बहन को आईडी कार्ड दे करके मारा गया। देख ले पहले हिंदू है कि नहीं है। अभी इसके पहले एक मुस्लिम महिला मारी गई थी जम्मू कश्मीर में, तो हमसे एक मिलने वाली हमारी बहुत खास है, मुस्लिम ही हैं, मैं ज़्यादा उनका परिचय नहीं दूंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि वो तो दूसरों को मारने आए थे।
ये नहीं किसी इसी शायद हिंदू महिला को मारने आए थे, धोखे से वो मुस्लिम महिला को मार गए, क्योंकि उसके मुस्लिम लड़की के मारने के 2-4 दिन के अंदर हमारी हिंदू बहन की हत्या कर दी गई। इस हद तक भारत के अंदर उनकी जड़ें फैली हुई हैं कि कानपुर में लोगों को पता है कि जो मुस्लिम महिला मारी गई जम्मू कश्मीर में, लोग गलत धोखे से मार दी गई। ओरिजिनल तो मारने किसी दूसरे को आए थे। आप समझिए कि जो टारगेट किलिंग के तार हैं वो कहां तक जुड़े हुए हैं। ये हद है। अब इसको सरकार कैसे रोके? मेरा जो अपना मानना है इसमें, सरकार सबसे पहला काम ये करे कि जितने ये नेता हैं, इन सारे नेताओं को जम्मू कश्मीर से बाहर निकाले। जैसे जवाहरलाल नेहरू ने फारूक अब्दुल्ला के बाप शेख अब्दुल्ला को आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु की जेल में 6 साल बंद रखा था। ये लोग राष्ट्र विरोधी लोग हैं, ये राष्ट्र तोड़ने वाले हैं। ये जेल के बाहर रहेंगे तो देश को परेशान करते रहेंगे। तो सबसे पहला काम ये है कि इनको सबको जेल में लो। ये राष्ट्र विरोधी लोग हैं। सरकार की वजह से बहुत सारे रास्ते हैं, इन्होंने ऐसे बहुत सारे काम किए हैं जिसकी वजह से अगर सरकार इनके ऊपर एक्शन ले तो ये कभी बाहर नहीं निकल सकते हैं, इनको जेल में ही रहना चाहिए। 370 हटने के बाद एक जो सरकार ने गलती की, इन लोगों को रिलीज कर दिया, इनको बाहर नहीं आना चाहिए, उसी की वजह से ये समस्या क्रिएट हो रही है। तो जो टारगेट किलिंग है जम्मू कश्मीर में, इसे रोके जाने का तरीका क्या है कि इसके जो लीडर्स हैं, फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग, ये कहाँ होने चाहिए? जेल। अगर इनको जेल में डाल दिया जाए, उसके बाद 370 अपने आप में सक्सेस है। 370 तब तक पूर्णतः सक्सेस नहीं हो सकता जब तक ये लीडर जेल के बाहर। और दूसरा एक बात कहते हैं कि 370 हटने के बाद जेल की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। आया है। टारगेट किलिंग को अगर छोड़ दे जो जबरदस्ती शुरू कर रहे हैं, उसके बाद जम्मू कश्मीर की स्थिति पहले से बहुत बेहतर हुई है। अब पत्थरबाजी नहीं होती है या बहुत न्यूनतम होती है। अब सड़कें जाम नहीं होती हैं। अब किसी आतंकवादी के मरने पर उसके जनाजा पर हजारों 10,000 लोग इकट्ठा नहीं होते हैं। अब अगर आर्मी का सोल्जर मरता है, एक हमारा जवान शहीद होता है, तो उसके मरने पर जनाजे पर लोग आते हैं। अचानक इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आ गया? अभी बस एक स्थिति रह गई है कि वहां पर जो भी हमारे हिंदू भाई हैं जो कम मात्रा में हैं, सरकार हर एक को 4 सोल्जर्स के साथ सिक्योरिटी नहीं दे सकती। इसको कैसे सॉल्व किया जाए? वो जितने भी लोग हमारे भाई को मारते हैं, हमारी बहनों को मारते हैं, सेना उनको 2 दिन 4 दिन के अंदर वो अल्लाह के पास जन्नत में पहुंच जाते हैं, कोई डाउट नहीं है। वो जो लोग भी हाथ उठाते हैं कश्मीरी ब्राह्मणों पर, कश्मीरी हिंदुओं पर, वो जीवित नहीं रहते। ये हम कर रहे हैं, लेकिन उससे हमारे भाइयों की, हमारे बहनों की, हिंदुओं की जम्मू कश्मीर में जान सुरक्षित नहीं है। फिर किया क्या जाए? सिर्फ यही है, सबसे पहला काम है, जितने भी अराजक तत्व हैं वो समाज में खुला नहीं घूमना चाहिए। अगर इन अराजक तत्वों को खुला घूमने से रोक दिया जाए तो ये बात तय है कि जम्मू कश्मीर में शांति स्थायित्व के रूप में प्राप्त की जा सकती है। और दूसरा जो जम्मू कश्मीर में बैलेंस है कि हिंदू बहुत ज़्यादा माइनॉरिटी में है, जितने भी 4-5 लाख कश्मीरी ब्राह्मण्स हैं, इनको पुनः वापस लेके जाया जाए और पुनः बसाया जाए। उसके साथ साथ भारत के सारे लोगों को जो वहाँ पर जम्मू कश्मीर में ऐसी परिस्थितियाँ पैदा की जाए कि वहाँ पर जो जनसांख्यिकी असंतुलन स्थापित हो गया है, इसको बैलेंस किया जाए। बिल्कुल बैलेंस। अगर ये जनसांख्यिकी असंतुलन को बैलेंस कर दिया जाए तो ये निश्चित है कि जम्मू कश्मीर की समस्या का एक स्थायी हल मिल सकता है, वरना यह समस्या बार बार उभर कर हमारे सामने आती ही रहेगी। इसलिए दोस्तों, टारगेट किलिंग को रोकने का जो तरीका है वो यही है कि उसमें जिस तरीके से वो आक्रामक तरीके से हमला कर रहे हैं, जिस वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ वो हमला कर रहे हैं, उस वैचारिक प्रतिबद्धता को तोड़ी जाए। आप देखिए, जम्मू और कश्मीर की वैचारिक प्रतिबद्धता महमूद मदनी तक है। कानपुर तक तो मैं बता ही चुका हूं। महमूद मदनी तक ये कहते हैं कि जिसे इस्लाम समझ में ना आए वो देश छोड़कर चला जाए। तो मुसलमानों भाइयों की ये तैयारी है कि आने वाले 2-4 दशकों के अंदर हिंदुओं को इस देश में नहीं रहने दें। सीधे सीधे उन्होंने कह दिया, जिसको इस्लाम नहीं समझ में आता वो देश छोड़ के भाग जाए। तो हमारे भी तो आदेश हो चुका है महमूद मदनी जैसे नेताओं के माध्यम से कि हम देश में नहीं रह सकते। ये तो आदेश आ गया है। अब तक ये करना है कि ये आदेश के एग्जीक्यूशन का रहने तक उन्हें पहुंचने देना है
या इस आदेश को एग्जीक्यूशन नहीं होने देना है, इसे एग्जीक्यूट नहीं होने देना है, ये सरकार को तय करना है। मैं जानता हूं कि सरकार अपने लेवल पर जरूर प्रयास कर रही होगी, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करते हुए भी दिखना चाहिए। वो जो तो तय है कि फिदायीन मरने के लिए पैदा हुए हैं तो मरेंगे वो, लेकिन हमारी बहन तो पढ़ाने के लिए पैदा हुई थी, टीचर थी, वो बच्चों का जीवन बना रही थी, वो मरने के लिए नहीं पैदा हुई थी, तो वो उसकी मृत्यु क्यों हुई? एक टीचर की हत्या हजारों विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ है। तो दोस्तों, हमें जम्मू कश्मीर की टारगेट किलिंग का जिस लेवल पे जहां पर है उसका विरोध करना चाहिए। किसी भी तरह से टारगेट किलिंग का हमें समर्थन नहीं करना चाहिए, जिससे उन अराजक तत्वों का जो भारत के हर जिले हर शहर में बैठे हुए हैं और जम्मू कश्मीर को इस्लामिक राज्य के रूप में देखते हैं, केरल को इस्लामिक राज्य बनाना चाहते हैं, कई ऐसे गांव हैं जहां इस्लामिक कानून उन्होंने लागू करने का प्रयास किया है, लागू कर दिया है। केरला में सरकार चुप बैठी केरला की। तो इस तरह के विचारों से हमें लड़ना होगा और हमें राष्ट्र को सांप्रदायिक विद्वेष से, धार्मिक विद्वेष से बचाना होगा। दोस्तों, टारगेट किलिंग को लेकर के आज की परिचर्चा को मैं यहीं समाप्त करता हूं। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को यहाँ तक देखा है, आपको वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शेयर किए बगैर इस चैनल से बाहर मत जाएं। मैं आपके लिए लगातार वीडियो लाने का प्रयास जारी रखूंगा। आज की परिचर्चा हम लोग यही समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।